In previous class, we studied about the electric dipole. Electric dipole. In this, we know that the electric dipole means pair of equal and opposite charge. Pair of equal and opposite charges separated by some distance. Clear? We also know that suppose this is positive charge and this is negative charge. This is separated by some distance. Suppose this is q and this is minus q. Equal means the charges have same magnitude, and the opposite means the charges are in opposite polarity. क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हम लोग और इसके बारे में पढ़े थे कि आइडियल डाइपोल उस डाइपोल को कहते हैं जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है और जो सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल में देखे थे HCl था, H2SO4 था, H2O था, डिफरेंट एग्जांपल बताए थे। दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। टुडे वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आइदर चार्ज मींस एनी ऑफ द चार्ज, कोई दोनों में से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लेना है, तो दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लेना है इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लेना है और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। प्रोडक्ट है किसका किसका? दैट इज चार्ज का, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा उसका जो है वो क्या चीज है? प्रोडक्ट है। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। क्लियर? तो राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट it is the product of 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 either charge and separation between the two charges and separation between the two charges and separation between the two charges of an electric dipole. Separation between the two charges of an electric dipole. Separation between the two charges of an electric dipole. Of an electric dipole. फुल स्टॉप। फिर एरो मार के लिखिएगा नीचे से। It is denoted by P vector and given by P vector is equal to Q into 2A vector. Denoted by P vector and given by P vector is equal to QA into 2 vector.
It is denoted by p vector and given by p vector is equal to q into 2a vector. देखिए ई वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्केलर को स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई स्केलर इनटू स्केलर देन इट्स प्रोडक्ट इज स्केलर। इफ वी मल्टीप्लाई स्केलर इनटू वेक्टर then its product is a vector quantity. As we know that the charge is a scalar quantity, however the this 2a is a vector quantity because this is behaves like a displacement. That's why the electric dipole moment is a vector quantity. क्लियर मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या है कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस के द्वारा यदि सेपरेट होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, तो कोई भी एक चार्ज ले लेना है और दोनों चार्ज के बीच का जो प्रोडक्ट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम जो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यू नो दैट द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाउएवर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ we multiply a scalar quantity with the vector quantity then the resultant is vector। अगर आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल यह है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तक q इंटू 2a होता है। कोई भी एक चार्ज ले लेना है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from positive charge to negative charge. However, the direction of electric dipole moment is from negative charge to positive, मतलब जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स जो आप पहले पढ़े हुए हैं उसका जस्ट अपोजिट होगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is from negative charge to positive charge because it is a vector quantity, and we know that in a vector quantity three conditions are required. First one is magnitude, second one is direction, and third one is it follow the vector triangle rule। तो first तो magnitude हो गया q into 2a, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का बात है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity, full stop। its direction it is a vector quantity, full stop। its direction is from negative charge
its direction is from negative charge to positive charge. Its direction is from negative charge to positive charge. फुल स्टॉप। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है क्या चीज का, आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये प्रोडक्ट अगर है आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, मींस चार्ज और सेपरेशन का ही प्रोडक्ट है। अब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दैट इज कूलम्ब। सपोज यू हैव टू गिवन P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, और सेपरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम्ब मीटर। लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज, its SI unit is Coulomb meter, Coulomb meter, Coulomb meter। फुल स्टॉप। फिर एरो मार के लिखिएगा its other unit is, its other unit is debye, debye, DEBYE। its other unit is debye, DEBYE। डिबाई नाम है, वो यूनिट है इसका, जैसे न्यूटन नाम है उस तरह से डिबाई है। इट्स अदर यूनिट इज डिबाई। 1 डिबाई इज इक्वल टू, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। थ्री पॉइंट थ्री इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। चलिए अगला देखिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज, जो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला आप पढ़े होइएगा, 7 गो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी MLALTTE, दैट इज M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, L stands for luminous intensity, luminous intensity, T stands for time, T stands for temperature, and E stands for electric current, electric current। अब आप जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का मतलब होता है, दीज आर लाइक डायमेंशनल फॉर्म। आप जानते होइएगा कि जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट 26 गो लेटर है, उसी तरह से फिजिक्स का समझिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दीज 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर आप किसी भी चीज को इस 7 को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह से इंग्लिश का कोई भी लेटर कोई भी अगर आप लीजिएगा वर्ड, तो उसी 26 लेटर से मिलकर के बना होता है। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी आर
फॉर्म्ड बाय दीज 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अगर इस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अब चार्ज है तो चार्ज इस 7 को में नहीं है, लेकिन चार्ज जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। दैट इज आप मतलब आपको आगे बताया जाएगा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा, यू हैव स्टडी इन क्लास दैट इज 10th that charge is equal current is equal to flow of charge per unit time, I is equal to q by t। अब I is equal to q by t अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि कीजिएगा तो q is equal to it। I का मत I के लिए करंट के लिए हम या तो I का या फिर A का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो यहां अगर हम लिखते हैं IT, चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, Q बराबर होता है IT, Q इज इक्वल टू IT। तो करंट के लिए I का प्रयोग करते हैं और टाइम के लिए T का प्रयोग करते हैं। डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए L का प्रयोग किया जाता है, मास के लिए M का प्रयोग किया जाता है, डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए L का प्रयोग किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है, टाइम के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर के लिए के का प्रयोग किया जाता है और करंट के लिए या तो आई या फिर ए का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल यहाँ यह है कि क्यू बराबर आई टी होता है, तो क्यू के जगह पर आई टी लिख दिए और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एल लिख दिए, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या चीज, एल टी आई। तो लिखिएगा इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज its dimensional formula is LTI, LTI, LTI। ना ना क्लास 11th में पढ़ना था, छोड़ो। अब देखिए, मान लीजिए कोई डाई इलेक्ट्रिक है। देखिए सबसे पहला चीज, डाई इलेक्ट्रिक मतलब होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है एक ऐसा इंसुलेटर जो बिहेव करता है, बिहेव एज अ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा इंसुलेटर जो कि कंडक्टर के अंदर, जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डाई इलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, क्या है ये, एक इंसुलेटर है। इट इज एन इंसुलेटर विच बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एज ए है इंसुलेटर, लेकिन कंडक्टर के अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मींस कि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो जब कोई डाई इलेक्ट्रिक में, डाई मतलब दो, मींस टू, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, जिसमें दो गो चार्ज हो, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो जब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, व्हेन इट इज placed in, when a dielectric is placed inside an electric field, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखते हैं, तो आप जानते होइएगा, पहले भी आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटर्स एट द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा एंड इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। तो यहां पर इंटर कर रहा है, यहां इंट्रेंस हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां नेगेटिव चार्ज होगा। और यहां से एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर्स at this surface, that's why the here negative charge accumulates and here the electric field lines emerge out, that's why the positive charge accumulates here, and due to the negative charge and positive charge and due to some separation, ये क्या करेगा, एज ए टीनी डाइपोल के तरह बिहेव करेगा, बहुत सूक्ष्म डाइपोल के तरह बिहेव करेगा। मींस कि यदि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक को
किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एज ए टीनी डाइपोल की तरह बिहेव करता है। पहले से क्या है, पहले से ही दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो सकता है एक दूसरे पर क्या करे, कोइंसाइड करता हो। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। एंड ड्यू टू द सेपरेशन, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो सेपरेशन होने के कारण ये दोनों जो पेयर है वो पेयर मिल करके इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करता है। इसलिए जब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एज ए टीनी डाइपोल की तरह बिहेव करता है, छोटा सा डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मींस when when a dielectric is placed inside a electric field, then it behaves like a tiny dipole। एरो मार के लिखिएगा। एरो मार के लिखिएगा। when a dielectric is placed 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 in an electric field when a dielectric is placed in an electric field when a dielectric is placed in an electric field comma its atoms or molecules are considered as a teeny dipole 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 फिगर को बना लीजिए, ये वाला नीचे वाला फिगर जो है, इसको जो बाउंडेड फिगर है। when a dielectric is placed in an electric field comma its atoms or molecules are considered as teeny dipole बना लीजिए फिगर। इसको अच्छी का नहीं बनाइए प्लेटफॉर्म, बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं बनाइए। बात करना है ना तो आपको हम ग्रुप बना देंगे, उसमें जितना बात करिएगा कर सकते हैं, और नहीं तो नंबर आपको हम दे देंगे, बात कर लीजिएगा। हमारे पास सबका नंबर है, आप जिसका कहिएगा मिल जाएगा। भर मन अभी लॉकडाउन है, ये है, बैठ के बतियाते रहिए।
अगला लिखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, देखिए पोलर मॉलिक्यूल क्या है कि वह मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है परमानेंटली, उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस के द्वारा यदि सेपरेट होता है तो उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मींस अ मॉलिक्यूल इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस परमानेंटली। परमानेंटली अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के द्वारा सेपरेट होता है तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, और इसके बीच का उस दिन बताए थे कि इसके बीच का जो सेपरेशन होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। अब सवाल है कि पोलर ई जो है वो क्या चीज होगा, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच कुछ ना कुछ परमानेंट सेपरेशन है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में परमानेंट सेपरेशन होता है तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? मींस पोलर मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है और वो परमानेंट सेपरेशन है। और दूसरा आता है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड करते रहता है। अब सवाल यह है कि पोलर मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट हो रहा है, तो जिसके कारण डाइपोल का निर्माण हो रहा है, और डाइपोल का निर्माण हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू Q इंटू 2a के बराबर होगा। क्यों Q इंटू 2a होगा? क्योंकि चार्ज है, ये है, कोई दोनों में से कोई एगो चार्ज ले लेना है, चार्ज है ही और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है ही, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो P बराबर Q इंटू 2a होगा। सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड रहता है, और जिस कोइंसिडेंस कोइंसाइड जो रहता है जिसके कारण चार्ज, इसका अगर डाइपोल मोमेंट निकालिएगा तो चार्ज तो है लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 0 है, जिसके कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। मीन्स कि पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि चार्ज जो होगा किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होगा, तो P बराबर Q इंटू 2a, इसलिए इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में चार्ज एक दूसरे पर क्या होता है, कोइंसाइड करता है, और जिस कोइंसाइड होने के कारण एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है, जिस कोइंसाइड होने के कारण कभी भी वो क्या होगा, दोनों के बीच का जो इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा। सिंपल सा बात है कि पोलर मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसके पास डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नन 0 होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नन 0 होता है। नन 0 क्यों होता है? क्योंकि चार्ज तो है ही और सेपरेशन भी है, तो चार्ज है और सेपरेशन है तो दोनों के बीच का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू 2a होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में चार्ज तो है लेकिन सेपरेशन क्या है, 0 है, इसलिए इस केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि सेपरेशन नहीं है, और सेपरेशन अगर नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल है जिसके पास डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हैविंग सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाउएवर अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल हैविंग द 0 डाइपोल मोमेंट, मतलब कि 0 डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो लिखिएगा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। A molecule in which positive ion
and negative ion, positive ion and negative ion, ion, positive ion or negative ion are separated by some distance, are molecule, a molecule in which, a molecule in which positive ion, positive ion and negative ion are separated by some distance, are separated by some distance due to which, due to which it has, it has some value of dipole moment, it has some value of dipole moment it has some value of dipole moment, comma, such molecule, such molecule, such molecule is known as, such molecule is known as, such molecule is known as, such molecule is known as polar molecule, such molecule is known as polar molecule, such molecule is known as polar molecule. Example, example, H2O, NH3, HCl, CHCl3, etc, etc. अगला लिखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, a molecule in which, a molecule in which positive ion and negative ions, positive ion and negative ion, positive ion and negative ion are separated by, positive ion and negative ion are separated by, positive ion and negative ion are separated by क्या लिखे हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, सेपरेटेड आयन लिखिएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, सेपरेटेड बाय काट दीजिएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन coincides with each other, coincides with each other, coincides with each other, coincides with each other due to which, due to which, due to which its dipole moment is zero, due to which its dipole moment is zero, its dipole moment is zero, comma, such molecules, such molecules are known as,
such molecules are known as non-polar molecules. Non-polar molecules. Such molecules are known as non-polar molecules. फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में लिखिएगा CO2, CO2, CH4, CO2, CH4, etc. तो यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस सबसे पहला चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्ज का जो कि किसी न किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होगा। ई जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन की फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब मीटर होता है। इसका जो अदर यूनिट है वो डीवाई है। 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर होता है। इसमें दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है, और डिस्टेंस के द्वारा जो सेपरेशन होता है जिसके कारण उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। मींस मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा। इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो जितना भी आपका दैट इज H2O है, या फिर आपको CHCl3 है, या फिर AlCl3 आप कह सकते हैं, वाटर है, ये सब एग्जांपल है क्या चीज का, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल का। दूसरा आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जितना भी आप पढ़े हैं, CO2 पढ़े हैं, CH4 पढ़े हैं, ये सब एग्जांपल है क्या चीज का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। अब जो है सो इसमें डेराइवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफरेंट पॉइंट पर निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। उस दिन पढ़े थे कि दो तरह का, जैसे आपको बताए थे उस दिन कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है और ये किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है तो इसको डाइपोल कहते हैं। इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको 2a लिए थे। ये बताए थे कि दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इस लाइन को बताए थे कि ई होता है एक्सियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन एंड दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हमारा अगला जो डेराइवेशन है इसी से रिलेटेड है। मींस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। द फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट डेराइवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक field on the axial slash end on position of the electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल स्लैश इंड ऑन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल जो पोजीशन है, एक्सियल जो लाइन है उसी को हम इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल स्लैश इंड ऑन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको डेराइव करना है। वी हैव टू डेराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल और इंड ऑन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंड ऑन पोजीशन पर या फिर एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको डेराइव करना है। इस टॉपिक को लिख लीजिए। चलिए प्रोसीड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले एक डाइपोल को खींच लेंगे। सपोज यू हैव टू गिवन दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज
positive charge, and you have to find the electric field on the axial line. Suppose this is axial line and this is this point, this is center. तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, तो आप जानते होइएगा कि 2a अगर है तो सेंटर यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होगा a, और फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होगा a। सपोज करिए कि सेंटर से कोई भी पॉइंट जो P ले रहे हैं वहां पर हम वहां का डिस्टेंस सेंटर से r है। द सेपरेशन of the given point at which electric field is to be calculated from the center of the dipole is small r। स्मॉल r है दोनों के बीच का सेपरेशन, सेंटर से लेकर के और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल r है। ठीक, तो अब यहां सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर फाइंड करना है। याद रखिएगा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वहां पर यह ज्यूम कर लीजिएगा कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिएगा हो मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना हो वहां पर एज्यूम कर लीजिएगा कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब सवाल है कि यहां पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो आपको बताए होंगे कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। Suppose this is point A, this is point B and this is point P। अभी पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ अगर खींचेगा, अट्रैक्शन अगर होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो अट्रैक्शन होगा मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इधर की ओर ई होगा। अब सवाल है कि इसका नाम क्या होगा? तो लग किस पर रहा है? P पर, और लगा कौन रहा है? तो A। हम यहाँ निगेटिव चार्ज के कारण पहले फाइंड कर रहे हैं। दो चार्ज है तो दो फील्ड होगा, एक चार्ज एक फील्ड, दो चार्ज रहेगा दो फील्ड होगा। तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज के कारण अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो इस पॉइंट P पर निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में। अब लग किस पर रहा है? P पर, और लगा कौन रहा है? A, तो ये हो जाएगा EPA। ठीक, दूसरा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर कितना लगेगा? तो पॉजिटिव भी है और टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा मतलब बाहर की ओर लगेगा। तो लग रहा है P पर और लगा रहा है B, तो इसका नाम क्या होगा? EPB। जिस पर लगेगा उसको लिखेंगे पहले, जो लगाएगा उसको लिखेंगे बाद में। अब सवाल ये है कि दोनों का अगर हम निकाले तो आप यहां पर अगर फाइंड करिए तो EPA का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करिएगा तो EPA के आपको बताए होंगे कि अगर फोर्स रहेगा तो K Q नॉट बाई R स्क्वायर होगा। यदि फील्ड रहेगा तो एगो चार्ज कम जाएगा, सेपरेशन दो रहेगा, दो चार्ज दो सेपरेशन, एक फील्ड के केस में एक चार्ज दो सेपरेशन। अब यहां पर चूंकि फील्ड हमको फाइंड करना है तो K चार्ज कितना है या इसके कारण अगर निकाले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो Q, और यहां से सेपरेशन कितना होगा? तो आप देख सकते हैं कि सेंटर से लेकर के पॉइंट P के बीच का सेपरेशन है R, और सेंटर से लेकर के चार्ज के बीच का सेपरेशन है A। तो टोटल चार्ज यहां से टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? R प्लस A। सेंटर से लेकर के पॉइंट P के बीच का सेपरेशन है R, और माइनस चार्ज Q से लेकर के सेंटर के बीच का सेपरेशन है A, तो टोटल सेपरेशन हो जाएगा R प्लस A। तो इसका क्या हो जाएगा? KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली EPB अगर आप फाइंड करते हैं तो EPB किसके बराबर होगा? K। चार्ज कितना है? Q, और सेपरेशन दोनों के बीच का कितना होगा? तो E है सेपरेशन, यहां से लेकर के यहां तक A है, जबकि यहां सेंटर से लेकर के पॉइंट P तक R है। तो आपको तो सिर्फ इतना सेपरेशन का आवश्यकता है। E जो यहां से लेकर के यहां तक का सेपरेशन है, आपको तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन का आवश्यकता है। तो E सेपरेशन कितना होगा? R माइनस A, क्योंकि पूरा से पूरा यहां से लेकर के और यहां सेंटर तक R है और E है सेपरेशन A, तो इतना घटा दीजिए तो इस सेपरेशन हो जाएगा R माइनस A। अब आप देखिए कि सिंपल सा बात है, यहां भी K है, यहां भी K है, यहां भी Q है, यहां भी Q है।
यहां पर r प्लस a का होल स्क्वायर है, जबकि यहां पर r माइनस a का होल स्क्वायर है। ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका होल वैल्यू छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका होल वैल्यू बड़ा होगा। अब सिंपल सा बात है, 1/2 और 1/5 अगर 3 देखिए तो ऑब्वियसली 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1/3 से। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो होल वैल्यू बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो होल वैल्यू छोटा होगा। अब ऐड करने पर कोई भी चीज बढ़ता है, तो ये r प्लस ए है और ये r माइनस ए है, तो ये प्लस करने पर इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू r प्लस ए जो है, r प्लस ए वो बड़ा होना चाहिए r माइनस ए से, क्योंकि प्लस करने पर कोई भी चीज बढ़ेगा और यहां माइनस करने पर कोई भी चीज घटेगा, सेपरेशन है, निगेटिव होता नहीं। तो यहां r प्लस ए बड़ा है r माइनस ए से, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका होल वैल्यू छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका होल वैल्यू बड़ा। इसका सीधा मतलब है एज, इसका मतलब है कि ईपीए का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है ईपीबी से, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वेक्टर उधरे भागेगा, क्योंकि जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली वेक्टर, अगर सिंपल सा बात है, सपोज करिए एक बॉडी है, इस पर अगर 5 न्यूटन इधर लगाते हैं और 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी किधर मूव करेगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन। इन अ सिमिलर वे चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ईपीबी का मैग्नीट्यूड ईपीए से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ईपीए का डिनोमिनेटर ईपीबी के डिनोमिनेटर से बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा होल वैल्यू छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा होल वैल्यू बड़ा होगा। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ईपीबी बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ईपीए छोटा है। अब जो बड़ा होगा नेट फील्ड उधर ही भागेगा। अब नेट फील्ड उधर भागेगा, इसका मतलब है कि नेट फील्ड जो होना चाहिए ई नेट होना चाहिए ईपीए वेक्टर माइनस ईपीबी वेक्टर। ईपीए वेक्टर में से ईपीबी वेक्टर को घटा देंगे। अब ईपीए वेक्टर में से ईपीबी वेक्टर को अगर आप घटा देते हैं तो ईपीए वेक्टर कितना या ई नेट कितना के बराबर हो जाएगा, इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो ईपीए माइनस सॉरी बड़ा ही है ईपीबी माइनस ईपीए, तो इसमें से अगर आप इसको घटा देते हैं तो पीबी का वैल्यू कितना है, पीए का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, तो के क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको और आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको जब और सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, कितना के बराबर आएगा ये, दैट इज इक्वल टू, दिख रहा है इधर, देखिए यहां देखिए यहीं से इसको और क्या लिख सकते हैं, के क्यू, इसको और क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में अगर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए हो गया आर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बाई नीचे में क्या हो जाएगा,
इसको क्या लिखा जा सकता है, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हुएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब सवाल है इसको और क्या बढ़ा, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, के क्यू, ए से ए कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2r इंटू, इसमें अगर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल आउट, अब बाई इसको करिएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना के बराबर होगा, के क्यू इंटू 2r इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2r इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब के इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r अब बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 2a पी होता है, क्योंकि आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया होगा कि पी बराबर क्यू इंटू 2a, तो पी इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला स्टेप ई है फर्स्ट, तभी सेकेंड, तभी थर्ड, तभी फोर्थ। एक बार देख लीजिए, अगर समझ में कहीं नहीं आया है तो पूछिए, लाइन बाय लाइन। इसको देख लीजिए और लिख भी लीजिए, और नहीं होगा, आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आराम से लिख लीजिएगा। समझिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिर से समझिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इस लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक। एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जिस, मान लेते हैं कि पॉइंट पी दिया हुआ है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, होता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब सवाल है, यहाँ दो गो चार्ज है, तो यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और ई चार्ज निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई लग रहा है पी पर, लगा रहा है ए, तो इसलिए इधर की ओर होगा ईपीए। ई पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर आप जानते होइएगा, पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, तो रिपल्सन है मतलब बाहर की ओर, तो यहाँ पर दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक ईपीए और एक ईपीबी, लग रहा है पी पर, लगा रहा है बी, इसलिए इसका नाम है ईपीबी, रिपल्सन हो रहा है इसलिए बाहर की ओर। अब सवाल है कि यहां पर अगर आप ईपीए निकालते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये आप ईपीए निकालते हैं तो आपको पता होगा कि फोर्स में दो चार्ज दो डिस्टेंस होता है, फील्ड में एक चार्ज दो डिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई डिस्टेंस क्या होगा, माइनस क्यू से कितना सेपरेशन होगा, क्योंकि ईपीए निकाल रहे हैं, और ईपीए किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण हो रहा है, तो ईपीए का वैल्यू कितना हो जाएगा,
के क्यू बाई, इस सेपरेशन कितना, यहां से पॉइंट पी से लेकर के और पॉइंट ओ के बीच का सेपरेशन है आर, जबकि ओ से लेकर के ए के बीच का सेपरेशन है ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ एपी के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, ओपी प्लस ओ ए, तो ओपी का वैल्यू है आर और जबकि ओए का वैल्यू है ए, तो टोटल सेपरेशन होगा आर प्लस ए, तो यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। इन अ सिमिलर वे ईपी भी अगर आप निकालेंगे तो पीबी किसके कारण हो रहा है, पॉइंट बी के कारण, मतलब चार्ज क्यू के कारण, तो चार्ज क्यू के कारण होगा, तो यहाँ पर आप जब ईपी भी निकालिएगा तो के क्यू और इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो आपको पीबी निकालना है, ओपी का वैल्यू आर है जबकि आपको निकालना है पीबी, तो ओपी में से अगर ओबी घटा देंगे तो पीबी आ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू आपको पता है आर, जबकि यहां से यहां तक का वैल्यू पता है ए, तो ई वाला वैल्यू क्या होगा कि ओपी में से ओबी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पीबी आएगा, तो पीबी किसके बराबर होगा, आर माइनस ए, तो पीबी के जगह पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहां पर के है, यहां भी के है, क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां है आर प्लस ए जबकि यहां पर है आर माइनस ए। अब सवाल ये है कि ई जोड़ने पर कोई भी चीज बढ़ेगा तो आर प्लस ए ऑब्वियसली आर माइनस ए से बड़ा होगा, तो आर प्लस ए अगर आर माइनस ए से बड़ा होगा तो उस स्थिति में डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है होल वैल्यू छोटा होता है और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है होल वैल्यू बड़ा होता है। अब सवाल है कि यहाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए होल वैल्यू इसका क्या होगा, छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका होल वैल्यू बड़ा होगा। अब स्वाभाविक बात है, जानते होइएगा कि जो वेक्टर बड़ा होगा नेट उधरे भागेगा। अब ईपीबी बड़ा है तो नेट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो नेट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ईपीबी पॉजिटिव होगा जबकि ईपीए क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ईपीबी माइनस ईपीए के बराबर होगा। अब ईपीबी अगर आप निकालिएगा तो ईपीबी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू और सेपरेशन क्या है पीबी के बीच का, दैट इज आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर ईपीए का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों में के क्यू कॉमन है, इसको आप लीजिएगा तो वन बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ई चला जाएगा यहाँ माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप पढ़े होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पूरा, इस पूरा को हम ए मान लेते हैं, पूरा को मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अब बाई नीचे में जो है देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर जब करिएगा प्लस तो ए से ए कैंसिल होगा तो टू आर हो जाएगा, और यहां पर अगर करिएगा तो आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, तो यहां पर आप करिएगा तो माइनस आर से आर माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए, तो के क्यू इंटू टू आर इंटू टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब टू आर इंटू टू ए है, अब बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब बाहर निकालिएगा तब आएगा के क्यू इंटू टू ए इंटू टू आर। क्यू इंटू टू ए प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि क्यू इंटू टू ए जो होता है सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो के पी इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मीन्स ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के पी इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या तो इसको उतार लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा बाद में।
क्या निकाल सकते हैं? सेंटर नेट आपको तो उस दिन बताबे किए थे कि नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है डाइपोल का। सेंटर पर क्या टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है, फील्ड फील्ड भी आपका 0 होगा सेंटर पर। क्योंकि चार्ज सेम है, सेपरेशन सेम है, तो सेंटर पर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। डाइपोल के सेंटर पर वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इरेज करें? अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, आप देखे होइएगा कि ईपीबी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बड़ा होगा किसके, ईपीए के मैग्नीट्यूड। अब सवाल है कि ईपीबी का मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे, ईपीए के मैग्नीट्यूड से। अब ईपीबी का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो आप जानते होइएगा कि वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो नेट के डायरेक्शन में, जिधर नेट जाए मतलब नेट का जो डायरेक्शन होगा वो जो बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पहले ही आपको एक एग्जांपल देके बताए हैं कि अगर इधर 5 न्यूटन है और इधर अगर 10 न्यूटन है तो नेट बॉडी जो है सो भागेगा किधर, 10 न्यूटन की तरफ। ठीक उसी तरह से इधर अगर ईपीबी बड़ा है ईपी ए से तो ऑब्वियसली जो नेट का डायरेक्शन होगा वो ईपीबी के डायरेक्शन में होगा। अब ईपीबी के डायरेक्शन में अगर होता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस पर ई नेट का जो डायरेक्शन होगा वो ई नेट का डायरेक्शन किधर होगा, ईपीबी का डायरेक्शन में होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ईपीबी बड़ा है तो ईपीबी के डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इस डायरेक्शन को अगर आप एक्सटेंड करिए, जो एरो हेडेड वहां हम दिए हैं उसको अगर आप बढ़ा दीजिए, जैसे यहां पर अगर हम लिख रहे हैं ई नेट, तो ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा है उसके डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके डायरेक्शन में होगा। तो इसके डायरेक्शन में यदि होगा, इसको आप अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो ये डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, निगेटिव है इधर क्या और इधर पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन नेट का मतलब क्या है, नेट का पहले ही आपको बताए थे कि एडिशन दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं नेट। तो नेट का मतलब है कि कम से कम दो को जोड़ा जाएगा, मिनिमम जोड़ के लिए तो कम से कम दो क्वांटिटी चाहिए, दो नंबर चाहिए। अब सवाल है कि दो एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होगा, लेकिन अगर नेट निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन कहां नहीं जा सकता है, दो का जोड़ है, हो सकता है पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो वो कहां नहीं जा सकता है डायरेक्शन। सिंगल मैग्नेट सिंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर आ रहा है, इधर निगेटिव चार्ज है। देखिए दोनों में अंतर है, ई और ई नेट,
इसका हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ई का, ई मतलब क्या चीज की, सिंगल के कारण, ई का मतलब सिंगल के कारण। और अगर ई नेट निकालते हैं तो उस स्थिति में, अगर ई नेट निकालते हैं तो उस स्थिति में डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव से निगेटिव भी हो सकता है और निगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, जबकि अगर नेट निकालते हैं, मतलब दो या दो से अधिक चार्ज यदि निकालते हैं, तो उस स्थिति में उसका जो नेट होगा वो क्या होगा, हो सकता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव भी हो, निगेटिव टू पॉजिटिव भी हो। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर आ रहा है, देखिए आप, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो लिखिएगा, ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of net electric field is from negative charge to positive charge, is from negative charge to positive charge, is from negative charge to positive charge, negative charge to positive charge, that is in vector form, in vector form E net is equal to k। अब देखिए, चूंकि डायरेक्शन इसका भी वही होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, अगर इसका डायरेक्शन भी निगेटिव से पॉजिटिव और नेट का भी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्ट पी ले लिया है। अगर कोई ऐसा आता है जिसमें कि इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट रहता तो माइनस लगाना पड़ता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से सुनिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, इसलिए इसके पहले पॉजिटिव है, इसके पहले पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव आता, जो कि अगला केस में आएगा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो हमेशा लिखवाए हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। फिर से समझिए कि अगर एक सेम, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो दोनों से पहले का साइन सेम रहेगा। जैसे देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव है, और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों के पहले जो साइन है वो सेम है। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो दोनों से पहले का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव लिए हैं, यहाँ पर निगेटिव लिए हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होता ही है वो चार्ज के कारण, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर साइन को चेंज, दोनों का जो साइन होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में चूंकि इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों का ही डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू के पी वेक्टर इनटू 2r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख लीजिए। हो गया? लिखिएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस
स्पेशल केस, if r is very much greater than a, यदि r बहुत बड़ा हो a से। देखिए आपको हम पहले ही बताए होंगे कि अगर आप वाटर भी लेते हैं तो H प्लस और H माइनस आयन में ब्रेक करता है। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो 2a होता है। तो यहाँ जो आप देखिए होइएगा कि इसका जो बीच का सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अब 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो ऑब्वियसली आप जानते होइएगा कि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। कितना छोटा हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर स्केल पर आप देखिएगा, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा वाला जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे रखते हैं 15 सेंटीमीटर का होता है। और उस 15 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितना होता है वो आप समझ सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, जबकि 10 टू द पावर -15 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है। अब सवाल है कि 10 टू द पावर -10 मीटर कितना छोटा हो सकता है, कितना सूक्ष्म हो सकता है, कितना माइक्रो हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो चूंकि इस सेपरेशन जो होता है हमेशा ही छोटा होता है ये, क्योंकि जब भी आप डाइपोल लीजिएगा तो दो डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन होता है ऑब्वियसली बराबर, लगभग जनरल केस में जनरली जो है वो क्या होता है कि छोटा ही होता है। तो छोटा होता है जिसके कारण अगर इस सेपरेशन का जब भी आप लीजिएगा देखो मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा, कम से कम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 30 जो भी आप लीजिएगा, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिक पर है, आपको दिखने से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा होता है। लेकिन आप जो भी डिस्टेंस लीजिएगा वो तो आप अपने जो व्यू होगा, जो आप जिसको आप देख सकते हैं, जो कि आप एलिजिबल है देखने के योग्य है, वही आप ले सकते हैं। तो वो आप लीजिएगा तो सेंटीमीटर का हिसाब होगा या फिर मिलीमीटर का हिसाब होगा, जो कि इससे बहुत बड़ा होगा। तो उस स्थिति में यदि बहुत बड़ा होता है तो सिंपल सा बात है, आप जानते होइएगा कि किसी भी नंबर में अगर सपोज करिए 50 बराबर, इस एग्जांपल को हम रिपीट करते हैं, अगर 50,000 है, इसमें अगर 0.02 अगर ऐड कर दीजिए, बहुत ऐड कर दीजिए या फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब सवाल यहाँ यह है कि यहाँ पर अगर r बहुत बड़ा है a से, तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे, जहां पर एडिशन या फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन है वहां पर कैंसिल हटा देंगे, तो क्या लिखे Kp इंटू आर। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, इसलिए उसमें भी r बड़ा है। और यहाँ पर क्या होगा, चूंकि r बहुत बड़ा है a से, तो a को इग्नोर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर का पावर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Kp इंटू 2r बाई r का पावर 4, r से r कैंसिल आउट, क्या होगा नेट का वैल्यू होगा K2 Kp बाई R क्यूब। इसको लिख लीजिए। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ये पूरा लिख लीजिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है नेटवर्क के कारण। जो प्रॉब्लम होगा इसको लिख लीजिए, जो प्रॉब्लम होगा बाद में पूछ लीजिए। Kp बाई 2r क्यूब है,
बाई 2r³ Kp/2r³ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। इसे हम मैं भी किसको आपको लिंक डाल देंगे स्टेटस पर, देख लीजिएगा। और जहाँ जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा। ठीक है, तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।